गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज जो स्टार्ट किया जा रहा है वो क्या है कि अब हम क्या करेंगे, जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ या हुक्स लॉ वगैरह जो भी था, तो उससे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे एई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में एई के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं एक सीरीज़ में, ठीक। और इसमें क्या होगा कि वही जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के सिविल के पेपर हैं उसको सॉल्व करा दिया जा रहा है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर से। और इसके बाद आप देखोगे कि एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से वो भी आपको करा दिया जाएगा। फिर आईईएस में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के सूट करते हैं वो भी सारे करा दिए जाएंगे। यहाँ तक कि गेट के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे जो उस लेवल के हों। हालांकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो गेट का होगा उसको नहीं कराया जाएगा, बाकी और सारी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करा देंगे, ठीक। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस या जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस। ये क्या है, कह रहे हैं कि इफ़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल, कहा जा रहा है आपसे कि इफ़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल देन लेटरल स्ट्रेन विल बी। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसको हमने बताया था जो भी आपको लेक्चर था हमारा, तो उसमें जो हमने आपको लेटरल स्ट्रेन बताया था तो उसमें आपने क्या देखा था कि अगर आप क्या करते हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में स्ट्रेस लगाते हो, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में क्या करते हो स्ट्रेस, या फिर इस डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेस लगाते हो या फोर्स लगाते हो तो होगा क्या, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है इसमें जो स्ट्रेन होगा, अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस लगा रहे हो या टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा रहे हो तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आता है वो क्या होता है, यानी स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या आएगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। लेकिन जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, इसका जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, जैसे यदि हम बी की बात करें या डी की बात करें और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बी की बात करें, तो आप क्या देखोगे कि लेटरल डायरेक्शंस में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। अगर इधर एक्सपेंशन हो रहा है तो लेटरल डायरेक्शन में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। तो अगर वो कंट्रैक्शन हो रहा है तो हमने उसको क्या बताया था, निगेटिव बताया था। यानी ये जो डाया है डी जो डेप्थ देख रहे हो ये क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा। ये जो बी है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा ड्यू टू पॉइजन इफेक्ट। और क्यों होता है इसका सारा रीज़न हमने आपको बता दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का लेक्चर देख लीजिए, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी और ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन इन वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। वो कितना हो जाएगा, चेंज इन डी बाई चेंज टोटल डी। या स्ट्रेन इन जेड अगर निकालना चाहते हैं तो भी निगेटिव हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, चेंज इन बी बाई टोटल बी। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक। तो एक बार आप पहले से लगाइएगा फिर सोल्यूशन देख लीजिए। हाँ, फिर आगे देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, ये फिर कह रहे हैं आपसे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये कह रहे हैं कि इफ़ पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.5, इफ़ पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.5 देन इलास्टिक मॉडुलस विल बी। तो जो इसका इलास्टिक मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए, वो क्या है, अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 हो जाए तो आपसे इलास्टिक मॉडुलस ई कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ई में कई फार्मूले आपको बताए गए थे। एक तो ई इजकल टू हमने बताया था 3 के 1 - 2 में बताया था। एक बताया था ई इजकल टू 2g 1 + म्यू बताया था। तो यहाँ पे जो फार्मूला है जिसको हम लिख रहे हैं ई इजकल टू 2g 1 + म्यू, इसको हमने यहाँ लिख दिया है।
अब आपको क्या करना, म्यू की वैल्यू रखनी है, म्यू इक्वल टू 0.5। जब आप इसमें रखेंगे 0.5 तो 0.5 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से आ गई 0, यानी एक रिलेशंस तो 0 आ जा रही, तो आप 0 उसमें भी मैच कराइए। उसके बाद ये वाला देखिए, ई इक्वल टू क्या है 2g 1 प्लस म्यू है, तो म्यू की वैल्यू जब यहाँ पे आप कितना रखोगे 0.5, तो जो आप 0.5 रखोगे तो 1 प्लस 0.5 कितना हो गया 1.5, और 1.5 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3g हो जाएगा। और इस g को हमने आपको बताया था कि कई नाम होते हैं इसके, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जी। इसको आप c से भी रिप्रेजेंट करते हो, कहीं कहीं n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी g की जगह आप c भी लिख सकते, कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कैपिटल N भी दिखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सीयर मॉडुलस बोलते हैं, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो इसमें क्या आ गया, इक्वल टू 3g। अब इसमें मैच करा लीजिए ऑप्शन में, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसमें मैच कराइए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 टाइम्स इज सीयर मॉडुलस, यानी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा इस क्वेश्चन से कितना आ रहा है 3 टाइम्स। इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। ठीक, अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 हो गई तो कितना आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं कि ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, a member which is subjected to reversal of tensile or compressive stresses may fail at material, this properties of material is called। तो हमने आपको बताया था कि कोई मटेरियल रिवर्सल स्ट्रेसेस में जब फेल होता है तो उस फेल्योर को क्या बोलते हो आप, फटीग फेल्योर बोला जाता है। और वहाँ पे एक लिमिट भी आपको बताई गई थी, जैसे हमने बताया था कि इस तरह से आपने कोई ग्राफ देखा था, यहाँ पे एक आया था, इस तरह से ग्राफ बनाया था हमने। ठीक, तो ये जो स्ट्रेस था सिग्मा एंडोरेंस, ठीक, इसी लिमिट को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं, एंडोरेंस लिमिट भी बोला जाता है, ये आपको बता दिया गया था। और ये जो साइक्लिक लोडिंग है, यानी जब स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा है, n1 है, n2 है ना, कोई जैसे मान लीजिए कोई फ्लाई व्हील है, n टर्न्स ले रहा हो तो उस पर जो स्ट्रेस आ रहा है, ठीक, तो उस स्ट्रेस को क्या करिए आप रिड्यूस कर दीजिए। स्ट्रेस को जब आप रिड्यूस करोगे तो नंबर ऑफ साइकिल आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो टू अवॉइड द फेल्योर। और एक जो मिनिमम स्ट्रेस वैल्यू होती है, जो मिनिमम स्ट्रेस वैल्यू होती है, इसको हमने क्या बताया, एंडोरेंस लिमिट ही बोलते हैं। यानी उसके नीचे अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो कितना भी साइकिल, यानी जो फ्लाई व्हील है उसको आप कितने भी बार रोटेट करा दो वो फेल नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रेस का जो लेवल होना चाहिए एंडोरेंस लिमिट से कम होना चाहिए। जैसे हमने बताया था माइल्ड स्टील के लिए एंडोरेंस लिमिट कितना होता है, एल्युमिनियम के लिए तो नियर अबाउट 180 के आसपास या 186 के आसपास क्या होता है, माइल्ड स्टील की एंडोरेंस लिमिट होती है, MPa। ठीक, तो ये और क्या, और इसमें जो मटेरियल फेल करता है, यानी जब आप फ्लाई व्हील फेल करेगा साइक्लिक लोडिंग में, तो जो फेल करता है साइक्लिक लोडिंग में जो फेल्योर होता है वो कौन सा होता है, फटीग फेल्योर होता है। इसी को क्या बोलते हैं आप, फटीग फेल्योर बोलते हैं, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, फटीग फेल्योर बोलते हैं। और फटीग फेल्योर सारे मटेरियल में होगा, इधर डक्टाइल हो आपका और ब्रिटिल। यानी कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर आपका मटेरियल ब्रिटिल हो तभी जो है ये जो फ्रैक्चर हो गया फटीग होगा, ये आपका फटीग फेल्योर होगा, लेकिन डक्टाइल में भी होगा, ब्रिटिल में भी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए ज़रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट। ठीक, तो क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। हमने बताया कि अगर आपको यील्ड प्लेट्यू जो है
जहाँ पे यील्डिंग हो रही है उसको आपको रिमूव करना है। जैसे ग्राफ में अगर देखा जाए तो इस तरह से कोई एक ग्राफ आपको बताया गया था कि जैसे यहाँ पे माइल्ड स्टील था, तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो यील्ड प्लेट्यू आप देख रहे हो, यील्ड प्लेट्यू देख रहे हो, इसको अगर आपको रिमूव करना है, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज़ किया जाता है और पहला काम और दूसरा काम क्या किया जाता है, हॉट वर्किंग किया जाता है, हॉट वर्किंग किया जाता है। और हमने ये भी बताया कि हॉट वर्किंग क्या होता है या कोल्ड वर्किंग क्या होता है। अगर एक जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के आप नीचे अगर वर्क करते हो स्टील पे तो वो आपका कोल्ड वर्किंग कहलाता है, और यदि उसके ऊपर वर्क करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, हॉट वर्किंग बोलते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इस पोर्शन को आप रिमूव करोगे तो जो आपका HYSD बार दिखेगा, अब उसका ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक, ऐसे दिखेगा। आप क्या करोगे, 0.2% पे प्रूफ स्ट्रेस यानी इस इनिशियल पोर्शन के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रा कर लोगे और यही आपका क्या हो जाता है, प्रूफ स्ट्रेस हो जाता है, प्रूफ स्ट्रेस हो जाता है। या इसकी सिग्मा यील्डिंग भी इसकी ऐसे निकलती है, ठीक। तो ये था आपका, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कौन से जोन को, यील्ड जोन को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें देखिए वो क्या पूछ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ ए स्पेसिमेन यूजिंग ए UTM दी पैरामीटर एक्चुअली मेजर्ड इंक्लूड। तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, ठीक। तो जो हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM जिसको बोलते हैं, जिसको डेवलप किसने किया था, अमेरिकन सोसाइटी ने डेवलप किया था, ठीक। अब ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, इसमें हमने आपको बताया तीनों टेस्ट को मेजर कर सकता है, यानी टेंसाइल को भी मेजर कर सकता है, कंप्रेशन को भी मेजर कर सकता है, और किसको, ब्रिटल टेंसाइल हो गया, कंप्रेशन हो गया, और भी जो भी टेस्ट हैं उसको भी मेजर कर सकता है। जैसे फ्लेक्सर को भी मेजर कर सकता है, फ्लेक्सर को भी मेजर कर सकता है। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने आपको बताया था कि एक हम माइल्ड स्टील की रॉड लेते हैं, और ये जो रॉड होता है इस पे आप क्या करते हो, यहाँ से मान लीजिए कोई एक गेज लेंथ होती है। अब इस जो गेज लेंथ होती है, इसके फार्मूले आपको बताए गए थे, 5.65 रूट ऑफ A0। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस हिसाब से इसका L0 डिसाइड किया जाता है। और भी एक चीज़ इसमें हमने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो इसका L/D रेशियो है, यानी लेंथ और D का जो रेशियो होना चाहिए, इस शुड बी 4। इस शुड बी कितना बताया गया था, 4 बताया गया था। चलिए ठीक है। अब इस टेस्ट में आप क्या करते हो, जब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इसमें लगा के लोडिंग की जाती है, तो इससे जो मेजर किया जाता है, इसमें आपको एक वहाँ पे दिखेगा कि आपने कितना लोड लगाया। तो यहाँ पे लोड कैलकुलेट करोगे, और लोड के बाद यानी जो आपकी डायल गेज होगा, उस डायल गेज में जो रीडिंग दिखेगी 10 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, इस तरह से रीडिंग दिखती है। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब आप टेस्ट करोगे तो रीडिंग ऐसे दिखती है। तो लोड कैलकुलेट करते हो, साथ साथ में यहाँ पे जो स्ट्रेन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेन या फिर एलोंगेशन कह लीजिए, क्योंकि कैलकुलेट तो आप एलोंगेशन करते हो। डेल्टा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। वी कैलकुलेट लोड, और क्या साथ में, एलोंगेशन, यही किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का मतलब समझ में आ गया क्या क्या है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें लोड एंड एलोंगेशन सही हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख दिए। टू मेजर स्ट्रेन रोसेट आर यूज्ड, टू मेजर स्ट्रेन रोसेट आर यूज्ड लीनियर, शेयर, वॉल्यूमेट्रिक, एनी ऑफ द अबव। तो ये भी कहीं ना कहीं हमने आपको बताया पिछली क्लासेस में कि जो आपका स्ट्रेन रोसेट होता है, जो आपका स्ट्रेन रोसेट होता है,
हमने बताया था कि जब शियर स्ट्रेन जो है उसको जो हम मेज़र करते हैं डायरेक्टली नहीं मेज़र करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये ब्लॉक है आपका, इसमें आपने स्ट्रेस लगा दिया, स्ट्रेस लगाने के बाद जो स्ट्रेन हुआ, मान लीजिए इसका डिस्टोर्टेड शेप कुछ ऐसे आपको दिखा, ठीक। तो इसमें जो स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहा है A5, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए वाला स्ट्रेन, यानी जो स्ट्रेन यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं, ये जो डायगोनल डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन आप मेजर करते हो, किससे मेजर किया जाता है, स्ट्रेन रोसेट से मेजर किया जाता है। स्ट्रेन रोसेट से इसको आप क्या कर लेते हो, मेजर कर लेते हो। उसके बाद आप फार्मूला लगा के कैलकुलेट करते हो। इसका फार्मूला आगे आपको बता दिया जाएगा जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेन या प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह। हालांकि फार्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेसिक चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं स्ट्रेन से। अब इसके बाद जो आपको बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो देखिए क्या है। The work done per unit volume in elongation of a body by uniaxial force is, क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि the work done per unit volume पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए कोई एक बार है, इस बार पे आप लोड लगा रहे हो, पी लोड इधर से लगा रहे हो, पी लोड का मतलब फोर्स समझिए। तो फोर्स लगाने से इसमें सपोज कीजिए जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, अब एक बार ऐसे हो गया, यानी इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया। जब इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया del/2 तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो गया, डेल हो गया। अब आपने लोड लगाया, ऐसे ग्राफ बना लीजिए। तो लोड और ग्राफ ऐसे बनता है। जब आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड करते हो तो ऐसे ग्राफ बनेगा, और जब आप सडनली अप्लाइड लोड करोगे तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। वो आगे हम देखेंगे। अब ये जो है लोड जब आपने लगाया, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया, तो उसके कारण जो डेल्टा हो रहा है, तो क्या होगा, जब एक्सटेंशन हो रहा है तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, आपको कोई वर्क डन करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप फोर्स लगाओगे किसी चीज़ में, कोई एक्सटेंशन होगा तो वर्क तो होगा ही होगा। तो ये जो वर्क हो रहा है, यही वर्क आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और आप ऐसे पूछ रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आपको बताना है। तो आप जानते हो जो वर्क डन है, इस वर्क डन की जो यूनिट होती है, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वर्क डन एक क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है। अगर ये एनर्जी है तो इसकी भी यूनिट जूल हो गई, और वर्क डन की भी एनर्जी यूनिट क्या हो गई, जूल। तो यही पूछ रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। और हमने आपको बताया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही आप क्या बोलते हो, रेजिलेंस बोला जाता है। यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही आप क्या बोलते हो, रेजिलेंस बोलते हैं, रेजिलेंस। या फिर इसी का एक और नाम होता है एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी बोला जाता है। और एनर्जी डेंसिटी या रेजिलेंस आपको बताया गया था कि जो रेजिलेंस होता है वो क्या होता है, हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन, सॉरी क्या बता दिया गया था जी, जो रेजिलेंस होता है हाफ पी इंटू डिफ्लेक्शन, ये होता है। या फिर क्या होता है, हाँ ये होगा रेजिलेंस। या फिर ऐसे आप लिखते हो σ²/2E, देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की बात कह रहे हैं ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने यहाँ देखिए क्या लिख दिया है, रेजिलेंस। लेकिन रेजिलेंस नहीं बल्कि इसको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हो आप। क्या बोलते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाता है। थोड़ी सा गलती हो गया इस, आप लेकिन सीख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं, रेजिलेंस नहीं बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही अब क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाता है। और ये हाफ पी इंटू डिफ्लेक्शन
ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको आप लिखते हो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को जो लिखा जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को लिखा जाता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिखा जाता है। देखिएगा उसमें हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिखा जाता है, या इसी को आप लिखते हो हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2e लिखते हो, यही तो लिखा जाता है। स्ट्रेन को जो आप फार्मूला में रख दोगे सिग्मा बाई ई, तो क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई ई आ जाएगा, और बाकी 2 पहले का। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी कभी। तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, देखिए इसमें मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो क्या है। हाँ, कह रहे हैं कि इफ़ रिजिडली कनेक्टेड बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज कूल्ड देन कॉपर बार विल बी सब्जेक्टेड टू। अब कोई बार है जो रिजिडली क्या है, फिक्स है। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। पहले उसके क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहे हैं इफ़ रिजिडली कनेक्टेड बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज कूल्ड, then the copper bar will be। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मान लिया हमने बताया था, जैसे सपोज कीजिए एक कॉपर का बार है और एक किसका बार है, स्टील का बार है। ये स्टील हो गया और ये क्या हो गया, कॉपर हो गया। अब हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो जब इस वजह से इसमें क्या लगता है, कंप्रेशन लगता है, क्योंकि अब इसको खींच के यहाँ तक लाना है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो इस कॉपर को लाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और इसमें क्या टेंसाइल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हो तब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे तो ऐसा हो जाएगा, और उसी का जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन उसको देखो कैसे होता है, ऐसे आप देख सकते हो। यानी टेम्परेचर जब आप डिक्रीज़ किए तो ये वाला जो पोर्शन था पहले यहाँ तक था, यहाँ तक था। अब एक कॉपर क्या करेगा, यहाँ तक हो जाएगा, यानी इसमें जो डिक्रीजमेंट होगा यहाँ तक हो गया। लेकिन ये जो स्टील होगा इसका थर्मल कोफिशिएंट कम होता है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पे लाने के लिए इस पोर्शन को इधर क्या करना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस, और इसमें क्या और इसको और कंप्रेस करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉपर में क्या हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसके बाद बोर्ड पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, और जो ये स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है इसी को आप क्या बोलते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, कई नाम होते हैं, रेजिलेंस यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये एनर्जी हो गया पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी को आप किस में लिखते हो, जूल में लिखते हो, वर्क को, या फिर एनर्जी को जूल में लिखा जाता है, और पावर को किस में लिखा जाता है, वाट में लिखा जाता है। यानी वर्क पर यूनिट टाइम को आप वाट कहते हो या फिर पावर कहा जाता है। तो ये हो गया जूल, और वॉल्यूम को किस में, मीटर क्यूब में। तो यही मैच करा लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। तो आपको क्या बताया गया था कि मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी होता है इसी को आप शियर मॉडुलस भी बोलते हो, भी तो बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस बोलते हैं। आप क्या करिए कि जो लेक्चर हैं उसको एक बार फिर से देखिए, जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है एक बार सारे लेक्चर आप अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए, शांति से, आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक।
अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो। तो क्या बताया गया था कि रिजिडिटी जो जी होती है इसी को आप सी से भी रिप्रेजेंट करते हो और भी कई तरीके से रिप्रेजेंट, सी से भी किया जाता है, एन से भी किया जाता है। क्या होता है? शीयर मॉडुलस बाई शीयर स्ट्रेस बाई शीयर स्ट्रेन। तो मैच कराइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अच्छा लगा दियो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या है। कह रहे हैं कि इफ डेप्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बीम बिकम। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी अगर हम क्या करें, जैसे आप जो बीम ले रहे थे, कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड इन मान लीजिए, तो जब बीम लेते हो तो इसमें ऐसे दिखेगा, आपको इस तरह से दिखता है, सिंपली सपोर्टेड कोई बीम था। तो इसकी जो डेप्थ थी इसको आप क्या कर रहे हो, पहले डी थी, डी से रिड्यूस करके d/2 कर दिया गया, यही तो बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि इफ़ द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम बिकम। तो इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? तो स्ट्रेन एनर्जी जो आप लिखते हो वो क्या होता है? हाफ पी इंटू डिफ्लेक्शन। यानी अगर आपका सिस्टम कैसा है, लीनियर इलास्टिक सिस्टम है, तो इस तरह से आप लिखते हो हाफ पी इंटू डिफ्लेक्शन और हाफ पी, और डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो सपोज कीजिए अगर ये बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ पे कितना हो जाता है? P(L3/48EI), ये आपका डिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे जो आई है, ये देखिए दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका डेप्थ जो है d/2 कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है। यानी ये P भी सेम है, ए पी सेम है तो ए भी पी वही है, L भी क्या है, सेम है, लेंथ भी उसका वही सेम है, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा रहा। 48 कांस्टेंट है, ई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी की सिर्फ डेप्थ चेंज करने से इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और आई इक्वल टू आपके लिखते हो BD3/12 लिखते हो, BD3/12 लिखते हो। लेकिन अब यहाँ पे ये सेक्शन कैसा था, रेक्टेंगुलर था, ठीक। अगर ये स्क्वायर सेक्शन होता तब तो अलग हो जाता, लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BD3/12 लिखोगे। अब ये जो D था अब D/2 हो गया, यानी अब ये जो D है नया वाला वो कितना है, D/2 का होल क्यूब करोगे, /12 करोगे तो देखिए कितना बनेगा ये, तो BD3/2 दूनी 4 दूनी 8, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 8 आ गया। तो आप खुद ही देखिए क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो 8 को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 8 तो है, ऑप्शन मैच करा लीजिए। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ऑप्शन बी होगा या डी होगा, स्टोर्ड इन द बीम बी। आप खुद ही सोचिए, अगर आप इसको कम कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, कम करोगे, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है। या फिर ऐसे देखिए कि इस फार्मूले में क्या लिखे हो, यहाँ पे नीचे आई आ रहा है, तो आई जिसका जितना कम उसकी स्ट्रेन एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो दूसरे केस में आई आप क्या कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, कितना कम कर दे रहे हो, 1/8 टाइम्स। तो जो स्ट्रेन एनर्जी है कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी ऐसे आप समझिए कि जब आप इसकी बीम को, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर बीम की डेप्थ को आप कम कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पहले यहाँ तक डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसमें स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर स्ट्रेन ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो 8 टाइम हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर ध्यान देना कि यही बीम आपका रेक्टेंगुलर ना होके कैसा हो जाता, स्क्वायर हो जाता,
तो 8 टाइम की जगह कितना आता है, 16 टाइम आता है, क्योंकि b भी क्या हो जाता है आपको, तो b की जगह आप लिखते d⁴ लिखते ना, क्योंकि क्या होता है यार स्क्वायर के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, a⁴/12 होता है।